एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज नाम की प्रॉब्लम के बारे में। देखते हैं प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है, उसको कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम, जैसा कि नाम से आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, दो एरे गिवन होंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि भाई आपको यहाँ पे दो इंटीजर एरे दी गई होंगी। एक एरे का नाम होगा num1 और दूसरी एरे का नाम होगा num2। आपको एक ऐसी एरे रिटर्न करनी है जो इन दोनों का क्या कर रही हो, इंटरसेक्शन कर रही हो। मतलब जो एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन हो वही सब हमें उठा के रख देने हैं एक दूसरी एरे में और वही हमें यहाँ पे वापस कर देना है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ईच एलिमेंट इन द रिजल्ट मस्ट बी यूनिक। हर एक एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। मतलब जो हमारी रिजल्टेंट एरे होनी चाहिए, जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन एरे वाला, उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। एंड यू मे रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। और आंसर मेरा किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर हमारे पहली वाली यहाँ पे एरे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये पहली एरे में 1 2 2 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, num1 नाम की एरे में, और num2 नाम की एरे में क्या पड़ा है, 2 और 2 पड़ा हुआ है। तो एक बेसिक, सबसे बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है कि भाई हम सबसे पहले इसको उठाएंगे, 1 को, फिर चेक करेंगे क्या ये 1 दूसरी यहाँ पे है, दूसरी मतलब num2 नाम की एरे में है। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं यार, यहाँ तो कहीं मिला ही नहीं हमें। ठीक है, इसका मतलब 1 यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। अगली बार हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 को उठाएंगे। क्या ये 2 मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, अरे हाँ ये तो मिल गया। इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उठा के फाइनल वाली लिस्ट में जाके ऐसे रख देंगे। फिर अब एक बार मिल गया तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। फिर अगली बार हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को उठाएंगे। ये 2 क्या यहाँ पे है, हाँ भाई यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें 2 रख देना चाहिए था, क्योंकि ये वाला 2 भी दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखो कि भाई आपका जो आंसर है वो यूनिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 एक बार आ गया तो दोबारा 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली बार यहाँ पे 1 पे आएंगे, 1 को चेक करेंगे क्या 1 है, नहीं है, क्या 1 है, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 1 भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर मेरा अकेले सिर्फ क्या आने वाला है, 2। क्योंकि 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इस एरे में भी है और इस एरे में भी है। इंटरसेक्शन पॉइंट है, समझ रहे हो। और यूनिक भी हमें आंसर देना है। आंसर कभी ये नहीं देख सकते 1 2 1, क्योंकि 1 देखो 2 बार रिपीट हो गया, ऐसा नहीं, एक बार 1 को हटाना पड़ेगा। तो 2 1 आंसर होगा या 1 2 आंसर होगा, कुछ भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 4 9 5 है और दूसरा ये है। तो सबसे पहली अप्रोच मैंने बेसिक क्या बताई कि पहली वाली जो हमारी एरे है, इसमें एक एलिमेंट को उठाओ और उसे बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करके देखो कि क्या कोई भी एलिमेंट 4 के बराबर है क्या। अगर है तो, अगर है इसका मतलब वो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है तो उसको उठा के आंसर वाली लिस्ट में यहाँ पे रख दो, अपेंड कर दो। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, दूसरा एलिमेंट उठाओगे, फिर दोबारा सारे एलिमेंट से चेक करोगे। तो एक तो ये अप्रोच है। तो यही हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 4 है, कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे ये 9 कॉमन हो गया। ठीक है, 5 यहाँ दोनों में नहीं है। इसका मतलब 4 और 9 मेरा आंसर होता है। या तो 4 9 आंसर दे दो या तो 9 4 दे दो। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट की। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो हमारी पहली वाली एरे की लेंथ है और दूसरी वाली एरे की लेंथ है, ये 1 से लेकर 1000 के बीच में होगी। मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं एरे में, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे n स्क्वायर अप्रोच लगाते हैं, इसका मतलब 10 की पावर 3 की पावर 2, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब ये है कि हम लोग को एक टेस्ट केस चलाने के लिए 10 की पावर 8 यूनिट ऑफ टाइम मिलता है। ठीक है, तो 10 की पावर 6, अगर हमें यहाँ पे 10 की पावर 6 मिल रहा है यहाँ पे, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं एक सेकंड में 10 की पावर 8 सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। बट यहाँ पे हम एक सेकंड में 10 की पावर 6 ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अगर हम n स्क्वायर वाली अप्रोच लगाएंगे। इसका मतलब है कि n स्क्वायर वाली अप्रोच यहाँ पे काम कर जाएगी। अगर n स्क्वायर काम करे तो n log n भी काम कर जाएगी, और अगर हम उसी अपने अप्रोच को n में सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो 0 से लेकर 1000 के बीच में होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग अपनी पहली अप्रोच की। तो ये भाई हमसे कह रहा है कि भाई सबसे आसान अप्रोच क्या होगी कि आप आइट्रेट करो अपनी पहली एरे पे, जो num नाम की एरे, इस पर आइट्रेट करो, हर एक एलिमेंट को उठाओ और उसके बाद उस एलिमेंट को चेक करो कि क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू हमारी दूसरी वाली एरे में है या नहीं। अगर है तो उसे आउटपुट वाली एरे में ऐड कर दो, अगर नहीं है तो फिर अगला एलिमेंट उठाओ। ऐसे करते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि nums1 nums2 दो एरे हम लोग को प्रोवाइडेड है इंटरसेक्शन फंक्शन में। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, हमें एक आंसर एरे बनानी। तो हमने रिजल्ट नाम की एक एरे बना दी। हमने क्या करा है, हर एक एलिमेंट हम उठाएंगे पहली वाली एरे से, एक एक एलिमेंट उठाएंगे। अब उस एक एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं, हम चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट इन nums2 क्या वो हमारी दूसरी एरे में है। अगर है तो हमें क्या पता चलेगा कि हाँ भाई वो, ये हमें या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा।
साथ ही साथ हमें एक और चीज़ चेक करनी है कि हमें यूनिक एलिमेंट रखने हैं अपने आउटपुट में, तो हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से हमारी वो वैल्यू रिजल्ट में है। अगर ऑलरेडी है, जैसे ऊपर वाले में 2,2 आ रहा था ना, तो जब दूसरा वाला 2 आया था तो हमने चेक करा कि क्या वो 2 क्या वो पहले से रिजल्ट में तो नहीं है। ठीक है, तो हम ये भी चेक करेंगे। तो हमने क्या करा, इफ वाली कंडीशन दो चीज़ चेक करी कि क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट पहली वाली एरे का हमारी दूसरी वाली एरे में है, साथ ही साथ ऐसा तो नहीं कि वो हमारी रिजल्ट वाली एरे में पहले से प्रेजेंट हो। समझ रहे हो? अगर ये दो कंडीशन के हिसाब से जो फॉलो करके अगर मान लो कि वो हमारी दूसरी वाली एरे में भी है और वो रिजल्ट वाली एरे में नहीं है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू मिलती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में जाकर उस एलिमेंट को रख देंगे। इसका दोबारा से हम क्या करेंगे, अगली बार जो है दोबारा ये लूप चलेगा और दूसरी वैल्यू उठाएगा पहली वाली एरे से, फिर उसको चेक करेगा क्या दूसरी वाली एरो मेरे दूसरी वाली जो वैल्यू है वो मेरे दूसरे nums2 नाम की एरे में है कि नहीं, और ऐसा तो नहीं कि पहले से रिजल्ट में प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब यही यहाँ पे चीज़ें चलने वाली हैं, यही इटरेशन चलने वाला है। अब सीन ये है कि देखने में कई लोग को लग रहा होगा कि भाई ये तो बिग O ऑफ n वाली अप्रोच है। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी nums1 नाम की एरे है जिसमें मान लो मेरे n एलिमेंट थे, और जो nums2 नाम की एरे है इसमें मेरे m एलिमेंट थे, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, nums1 के हर एक एलिमेंट के लिए, nums1 के हर एक एलिमेंट के लिए ये कुछ सेट ऑफ वर्क कर रहा हूँ, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब ये सेट ऑफ वर्क कितना टाइम लेता है हर एक एलिमेंट के लिए, देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, आई इन nums2, ये जो पर्टिकुलर लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये लाइन आपका n टाइम ले रही है ढूंढने में n टाइम लेने का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरी एरे में है कि नहीं, ये चीज़ ढूंढने के लिए हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है। पाइथन में आप यहाँ इन लगा सकते हैं, कुछ लोग इसके लिए अलग से लूप भी लगाएंगे अंदर। ठीक है, तो या तो लूप लगा लो या तो इन लाइन लिख दो, यहाँ पे इन nums2 मेंबरशिप चेक कर लो, तो इसमें लग जाता है स्पेशली बिग O ऑफ n टाइम। अगर यहाँ पे nums2 का साइज m है तो यहाँ लग जाएगा बिग O ऑफ m टाइम सिर्फ इस लाइन के लिए। ठीक है, बाकी ये चेक करने के लिए कि वो हमारे रिजल्ट में है कि नहीं, तो इसमें भी हमारा टाइम लग जाएगा। तो कहने का मतलब है फॉर ईच n, हर एक n के लिए हमारी पहली वाली एरे में हम लोग को m टाइम सर्च करना पड़ जाएगा वो वैल्यू कि वो उसमें है, दूसरी वाली एरे में है कि नहीं। तो हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n क्रॉस m। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n क्रॉस m। तो ये चीज़ यहाँ पे नीचे प्रोवाइडेड भी है आपको कि भाई यहाँ पे ये जो अप्रोच है ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि जरा सी प्रॉब्लम के लिए आपको n स्क्वायर तक की कॉम्प्लेक्सिटी झेलनी पड़ सकती है। मान लो दोनों एरे में, इसमें भी n एलिमेंट है उसमें भी n एलिमेंट है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, n इंटू n मतलब n स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा घटिया यहाँ पे अप्रोच हो सकती है, इसका कुछ बढ़िया वर्जन देखना पड़ेगा। अच्छा, बढ़िया वर्जन देखने से पहले एक बात बताओ, इसमें स्पेस कितनी लग रही है। यहाँ पे देखो रिजल्ट वाली आपने एक एरे बनाई है, ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे स्पेस यूज़ कर सकते हो। अगर इसको कंसिडर करोगे कि मान लो कि हमें दूसरी एरे बनानी है, तो अगर उसे आपको कंसिडर करना है तो यहाँ पे बिग O ऑफ n आपकी स्पेस लग सकती है। बिग O ऑफ n कह सकते हो, या फिर ये चेक कर लेना कि बिग O ऑफ मैक्स ऑफ n प्लस m, n कॉमा m सॉरी, ये n या m दोनों एरे में जो भी हमारा मैक्सिमम हो सकता है सारे के सारे, अगर दोनों n और m हमारा इक्वल हुआ तो हो सकता है दोनों केस में हमारा मैक्स क्या हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल है तो हो जाएगा बिग O ऑफ n, स्पेस हमारी लग जाएगी बिग O ऑफ n। अगर मान लो यहाँ पे कि पहली वाली एरे में 5 एलिमेंट थे, दूसरी वाली एरे में यहाँ पे 7 एलिमेंट थे, तो भाई जो जितने मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं वो 5 हो सकते हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम, बिग O ऑफ मिनिमम ऑफ 5,7। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यहाँ पे मैक्स नहीं देखेंगे, मैक्स तभी देखेंगे या फिर मैक्स को देखना ही नहीं है असल में, क्योंकि अगर दोनों n और m की वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n हो जाएगा। और अगर मान लो कि हमारी पहली वाली एरे में 5 एलिमेंट है, दूसरी एरे में 7 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं, 5 ही तो कॉमन हो सकते हैं ना। तो वही है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मिनिमम ऑफ n कॉमा m, तो ये हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लग रही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं दूसरी अप्रोच की। दूसरी अप्रोच पे हम लोग आएंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली अप्रोच को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि इसमें टाइम कहाँ लग रहा है। देखो सबसे पहली चीज़ कि आप जब भी पहली वाली एरे पे होगे, ठीक है, तो आप पहली वाली एरे पे एक एक एलिमेंट को उठाते हो। ठीक है, अब इसको उठाने में आपको कितना टाइम लग जाता है, हर एक एलिमेंट को उठाने में टोटल टाइम लग जाएगा बिग O ऑफ n। इसके बाद हम उसको चेक कर रहे हैं दूसरी एरे में वो प्रेजेंट है कि नहीं। ये जो ये लाइन है ना, ये एक्स्ट्रा n टाइम ले रही है और इसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर चली जाती है। हमें इसको संभालना है। तो हम यहाँ पे जान गए कि अगर हम किसी लिस्ट में, पाइथन में अगर हम किसी लिस्ट में सर्चिंग लगाते हैं, कुछ सर्च करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आई, क्या वो मेरी लिस्ट में है कि नहीं, तो इसमें टाइम कितना लग जाता है, बिग O ऑफ n टाइम लग जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको ये टाइम कांस्टेंट करना है, आप क्या चाहते हो कि ये बिग O ऑफ n ना लेके हमें कांस्टेंट टाइम में बता दे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस लिस्ट में है कि नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इस लिस्ट में जो दूसरी वाली एरे है आपकी, इसको आप कन्वर्ट कर लो, किस में, सेट में कन्वर्ट कर लो।
अच्छा, होगा क्या कि जैसे ही आप इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर लोगे तो सेट में आपको ये यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है कि जब भी आप कोई एलिमेंट सर्च कर रहे होते हो किसी सेट में कि वो उस सेट के अंदर है कि नहीं, तो आपको वो कांस्टेंट टाइम में वो चीज़ें दे देता है। तो अगर हम यहाँ पे इस लाइन को, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लू कलर से, इस लाइन को अगर मैं इसको सेट बना के फिर चेक करूँ तो मुझे ये लाइन कितने समय में दे देगी, कांस्टेंट टाइम में बता देगी कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं उसमें। तो हमारा टोटल अप्रोच कैसी हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी, ना कि बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो यही हमारी यहाँ पे दूसरी अप्रोच होगी कि हम लोग यहाँ पे दो सेट का यूज़ करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि हमें प्रॉब्लम को लीनियर टाइम में सॉल्व करना है। लीनियर टाइम का मतलब होता है बिगो ऑफ एन में सॉल्व करना है। इसका मतलब हम यहाँ पे सेट का यूज़ कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम इन वाली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे चेक करने के लिए एलिमेंट दूसरे सेट में है कि नहीं, मतलब दूसरी लिस्ट में है कि नहीं, वहाँ एन टाइम लग रहा था, और सेट बना लेंगे उस पर्टिकुलर एरे का तो हमें वहाँ पे ओवन टाइम में, कॉन्स्टेंट टाइम में पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे सेट में है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि आइडिया क्या है, हम कन्वर्ट कर लेंगे दोनों एरे को सेट में और उसके बाद आइटरेट करेंगे स्मॉलेस्ट सेट में। भाई जिसमें कम एलिमेंट होंगे उसी पे आइटरेट करो। क्या फ़ायदा कि एक एरे में एलिमेंट पड़े थे 10 की पावर 5 और दूसरी वाली एरे में एलिमेंट पड़े हैं 3, तो हम 10 की पावर 5 टाइम थोड़ा ना आइटरेट करेंगे ना। समझदारी तो यही है ना कि 3 टाइम इस वाली छोटी वाली में आइटरेट करो, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, कितनी सारी वैल्यूज़ कॉमन हो सकती हैं, 3 ही तो कॉमन हो सकती हैं। इसका मतलब जो कम होगा उतने में आइटरेट करो ना। तो भाई यहाँ पे मैंने बात बोली है कि भाई आप आइटरेट करोगे किसमें, स्मॉलेस्ट सेट में जिसकी लेंथ कम होगी, और उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो स्मॉलेस्ट सेट में था क्या वो लार्जर सेट में प्रेजेंट है क्या। अगर है तो ठीक है, उसको उठा के रख लो, अगर नहीं है तो भाई छोड़ दो। तो वही चीज़ है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n+m हो जाएगी। समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, इंटरसेक्शन नाम का आपको फंक्शन दिया गया, इसमें nums1 num2 आपको प्रोवाइड करा गया होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इन दोनों को सेट में बदल दे रहा हूँ। जो हमारी एरे है nums1 उसको सेट 1 में बदल दे रहा हूँ और nums2 को सेट 2 में बदल दे रहा हूँ सेट फंक्शन का यूज़ करके। अब मैं करूँगा क्या, मैं चेक करूँगा कि भाई अगर मेरे सेट 1 की लेंथ कम है सेट 2 की लेंथ से, मतलब सेट 1 में कम एलिमेंट है मेरे, अगर कम एलिमेंट हैं तो मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन कॉल कर दूँगा सेट 1 सेट 2 के लिए। अभी जो फंक्शन इसको देखेंगे हमने इसको कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, और मान लो अगर सेट 1 में ज़्यादा एलिमेंट है सेट 2 से, तो हम क्या करेंगे, सेट 2 को भेजेंगे और उसके बाद सेट 1 को भेजेंगे। अब आप जो यहाँ पे दो फंक्शन कॉल देख पा रहे हो, इनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होने वाली, क्योंकि यहाँ पे इफ़ या एल्स कंडीशन लगी हुई है। आप देख लेते हैं कि हम जो एलिमेंट भेज रहे हैं इसको किस प्रकार से हम यहाँ पे सेट को चेक करने वाले हैं। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो भी मेरा एक मतलब भाई देखो, जिसमें कम वैल्यू होगी इसमें मिनिमम वैल्यू होगी वो पहले यहाँ पास हो जाएगा, और जिसमें इससे ज़्यादा वैल्यू होगी वो यहाँ पास हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दो सेट मेरे पास आ गए। अब मुझे इनमें से क्या निकालना है, इनमें कॉमन निकालना है। तो मैं जानता हूँ कि भाई हमें क्या करना होता है, आइटरेट करना होता है, एक एक एलिमेंट उठाना होता है। मैंने क्या करा, फॉर ईच एलिमेंट इन सेट 1। सेट 1 इसलिए मैंने बोला क्योंकि सेट 1 में इस समय पे क्या है, मिनिमम वैल्यू पड़ी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हम सबसे पहले भेज रहे थे फंक्शन में। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसमें अगर हम एक एलिमेंट को उठाएंगे फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट इन सेट 2 क्या वो सेट 2 में है, अगर है तो उस एलिमेंट को उठा के लिस्ट में रख दो। अब ये जो आपने यहाँ पे एक लाइन देखी, इसको फिलहाल मुझे एक लाइन में लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया था, बट आप लोग को बताने के लिए मैं इसको जल्दी से एक नॉर्मल लूप बना के दिखा देता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, फॉर एलिमेंट इन सेट 1 कोलन लगाया, फिर मैं क्या चेक करता था ऐसे, इफ एलिमेंट इन सेट 2। तो अगर ऐसा है तो क्या करोगे कि ऐसे कोई रिजल्ट नाम की कुछ बना, रिजल्ट डॉट अपेंड और यहाँ पे एलिमेंट। समझ रहे हो। अब ये हो गया, बस ये जो आप यहाँ पे 3 लाइन देख पा रहे हो, इन 3 लाइन की जगह आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो। एक लाइन वाली टेक्निक को बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे कुछ नई सीखने को मिली होगी। अगर आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, अगर वो देख ली होगी तो फिर ये चीज़ आपको बड़ी आसान लग रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी, हमने यहाँ पे पता कर लिया कि कैसे हम लोग इन्हीं दो एरे को सेट में बदल के उसके बाद उन सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो होगा क्या कि जब हम इसको सेट में बदल रहे होंगे तो इस लाइन में हमें मान लो कि नंबर में मेरे एलिमेंट थे n एलिमेंट थे और num2 में मेरे m एलिमेंट थे। तो सेट में जब बदलोगे तो सेट में बदलते टाइम उसको समय लग जाता है कितना, बिग ऑफ n टाइम यहाँ लग गया और यहाँ पे बिग ऑफ m टाइम लग गया इसको सेट में बदलने में। टोटल टाइम कितना हो गया, बिग ऑफ n+m, इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n+m। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस के लिए भी हमने दो सेट यूज़ करे हुए हैं, तो वही बात है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके पढ़ सकते हो एक बार। इसकी और भी अप्रोच है जो सिंपल फंक्शंस का यूज़ करके हम लोग कर लेते हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास दो एरे दी गई num1 और num2। सबसे बेसिक काम अपना क्या होता है, उन दोनों को सेट में बदल लो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये पाइथन वाली वे है कि मैंने इसको कर सेट में बदल लिया, दूसरे को भी सेट में बदल लिया, सेट 1 सेट 2 नाम दे दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेट 1 एंड सेट 2 का यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ, ये एंड। ये जो एंड ऑपरेटर देख पा रहे हो, अगर हम इसको सेट के बीच में लगा लेते हैं तो ये सेट क्या करता है, हमें इंटरसेक्शन देता है। अगर किन्हीं दो सेट का आपको इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे सेट 1
एंड सेट 2, इतना लिख दोगे तुरंत आपको वहाँ पे इंटरसेक्शन वाला सेट मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको यूनियन निकालना है, यूनियन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सेट 1 और यहाँ पे और ऑपरेटर होता है सेट 2, ये लगा दोगे आपको ये मिल जाएगा, समझ रहे हो। फिर आपको जो भी आंसर आएगा उसको लिस्ट में बदल के आपको रिटर्न कर देना है। तो ये एक अप्रोच हो सकती है। अब इसी को एक लाइन में कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए सेट का आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा, दो एरे दी गई, num1 num2। पहला काम क्या है, num1 को सेट ने बदला, दूसरा काम क्या है, num2 को सेट ने बदला। इसके बाद num1 डॉट इंटरसेक्शन वाला फंक्शन यूज़ कर लिए। इंटरसेक्शन फंक्शन सेट वाले आपको वीडियो में मिल जाएगा, जो आई बटन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन यूज़ कर लेंगे तो दोनों सेट में जो भी इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है वो हमें मिल जाएंगे और उसको डायरेक्टली लिस्ट में बदल के हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 तरीके देखे हैं। पहला तरीका तो ये जिसमें हम लोगों ने क्या करा, n स्क्वायर अप्रोच देखी है। इसके बाद n स्क्वायर नहीं थी एक्चुअली, वो n इंटू m थी, ठीक है, क्योंकि n और m एलिमेंट दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी अप्रोच हमने देखी, इसको हमने कन्वर्ट किया n वाली अप्रोच में। इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको n वाली अप्रोच में ही देखेंगे, बट यहाँ पे कुछ फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं पाइथन के, और यहाँ पे कुछ हमने नए ऑपरेटर सीखे कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर क्या करता है, ये सब। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर दूंगा आप लोग को अगले वीडियो में।